दोस्तों, आज हम पुनः कुछ अलग विषय वस्तु को लेकर के आए हैं जो आपके जो बुक में सोशल और पॉलिटिकल लाइफ से जुड़ा हुआ बुक से है। उनसे संदर्भित जो प्रश्न आएंगे, मैं उस प्रश्न को लेकर आया हूं और उस प्रश्न पर मैं आज डिस्कशन कर रहा हूं, चर्चा कर रहा हूं और उसे आप देखें और समझने का भी प्रयास करें और इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो हम बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं हैं। लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं भागीदारी, न्याय, समानता, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा समानता। ठीक है ना। सार्वभौमिक वैश्व मताधिकार आधारित है। हिस्सेदारी, जनतंत्रवादी, समानता, बंधुता। सार्वभौम वैश्व मताधिकार आधारित है, इसका सही आंसर होगा समानता। ये सार्वभौम वैश्व मताधिकार के बारे में मैं बता दूं, इसको इंग्लिश में एडल्ट फ्रेंचाइज बोलते हैं। ठीक है ना। यह हर नागरिक को प्रदान किया गया, वैसे नागरिक को जो इसके उत्तराधिकारी होते हैं, जो हमारे भारत देश में इसके लिए निर्धारित किया गया 18 ईयर्स। और यह जो है 61 अमेंडमेंट के तहत जो है हम लोग इस बात को फिक्स कर दिए, जो 18 ईयर्स एंड मोर या उससे अधिक हैं, उन्हें लोकतंत्र में भाग लेना क्या, यानी कि चुनाव में भाग लेने का है। ये सार्वभौम वैश्व मताधिकार जो है कास्टिंग ऑफ वोट है, यानी मतदान देने का। आप मतदान कर सकते हैं, निर्वाचन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, उसके लिए अपने मत को दे सकते हैं। यह लोकतंत्र का आवश्यक पहलू है। इसके बिना लोकतंत्र की परिकल्पना नहीं की जा सकती है और यह जातिवाद पर आधारित नहीं होता। भारतीय समाज जातिवाद पर आधारित है। इसलिए मैं बता दूं कि यह सार्वभौम वैश्व मताधिकार जो है, यह वोट देने का जो राइट है, वह जातिवाद पर आधारित नहीं है। इसे भी ध्यान रखेंगे। ना ही इसे आर्थिक स्तर पर आधारित किया गया, यानी कि जो अमीर आदमी है उन्हें दिया जाएगा, जो गरीब आदमी है उन्हें दिया जाएगा। जैसा कि आपको याद होगा या आप नहीं जानते तो जान लें कि फ्रांस की क्रांति से पहले फ्रांस में जो विधि व्यवस्था था, जिनके पास में पैसा होता था, जो अमीर लोग होते थे, उन्हें ही इस तरह का विशेषाधिकार प्राप्त होता था। तो इसीलिए इसमें हमारे यहाँ जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र का जो आवश्यक पहलू है वह है जातिवाद पर आधारित नहीं है। हमारे यहाँ जो आर्थिक स्तर पर कोई विभाजित नहीं किया गया, यानी इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए वयस्क मताधिकार आपको दे, इसलिए समानता पर आधारित है। दलित का अर्थ होता है कुचला हुआ, टूटा हुआ, कुचला हुआ, टूटा हुआ, और आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन है वह कमजोर और शोषित। तो आपका सही आंसर होगा सी, यानी कि कुचला हुआ और टूटा हुआ। दलित का अर्थ होता है कुचला हुआ और टूटा हुआ। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखित जूठन कहानी है, आत्मकथा है, उपन्यास है, संस्मरण है। यह एक आत्मकथा है और आपकी पाठ्य पुस्तक में इस बात की चर्चा की गई है। वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखित गई जूठन कविता कहानी, ये जो आत्मकथा है उसको लेकर के आप इस के बारे में जो क्या तथ्य हैं या किस तरह की जानकारी दी गई है, आप जरूर इस किताब से संपर्क करें, अपने बुक से जरूर संपर्क कर लें, अच्छा होगा। मैं आपको यहाँ बता दूं कि इस बुक में जो इस कहानी के माध्यम से बताया गया वह असमानता का जो व्यवहार किया जाता है उसके ऊपर विशद चर्चा की गई है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने अपने जूठन कविता के माध्यम में समाज में जो व्याप्त है और समानता का जो अधिकार है, इस पर विशद वो चर्चा करते हैं। इसलिए आपसे मेरा भी आग्रह है कि आप जरूर इसे पढ़ें और इससे आपकी समझदारी बढ़ेगी। चलिए, पुस्तक में चर्चित 1975 में बनी दीवार फिल्म में जूते पॉलिश करने वाले एक लड़का फेंक कर दिए गए पैसा को उठाने से इनकार करता है। वह मानता है कि उसकी काम की डैश है। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर दूं उसे। 1975 में बनी दीवार फिल्म में जूते पॉलिश करने वाले एक लड़का फेंक कर दिए गए पैसे को उठाने से इनकार करता है। वह मानता है कि उसकी काम की डैश है, काम की स्वतंत्रता, काम के प्रति निष्ठा, काम की गरिमा और काम की मर्यादा। आपका सही आंसर होगा काम की गरिमा। इसलिए वह लड़का पैसा नहीं उठाता। मैं गरिमा के बारे में बता दूं, अपने आप को दूसरे व्यक्ति के समान योग्य समझना। आप दूसरों के समान ही योग्य हैं। आप जो भी काम करते हैं वह सही है और दूसरे और जो लोग कोई और काम करते हैं वह भी सही है। दोनों आदमी सही काम कर रहे हैं। इसलिए अपने आप को दूसरे व्यक्ति के समान योग्य समझना ही गरिमा है। हमारे भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि व्यक्ति के पास में गरिमा है, उसका सम्मान और मर्यादा करना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शासन द्वारा संविधान में बताए गए समानता के अधिकार को लागू किया जा सकता है कानून के द्वारा, सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के द्वारा,
कानून के द्वारा और सरकारी योजना एवं कार्यक्रमों के द्वारा। डी, इनमें से कोई। आपका सही आंसर सी होगा, कानून के द्वारा भी और सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से। जो हम कोई योजना लाते हैं, प्लानिंग लाते हैं, कोई प्रोग्राम्स लाते हैं, उसके माध्यम से हम लोगों में समानता का भाव लाते हैं। उन लोगों में जो हमारे समाज में पिछड़े हैं, जिनके पास में संसाधनों की कमी है, सरकार उन्हें भी पूरी सहायता देने की कोशिश करती है। इसलिए जो ताकि समाज में हर कोई समान हो सके, इसलिए समानता का जो व्यवहार है कानून के द्वारा लाया गया है। ये बात याद रखेंगे। आइए संविधान में समानता की जो बात करते हैं, जो आर्टिकल है वह आर्टिकल 15 में ये कहा गया है। हमारा जो संविधान है वह अलग कई पार्टों में विभाजित है। जो मूलतः संविधान जो है 20 भाग में बना हुआ था, 20 पार्ट से 395 आर्टिकल्स थे। उसमें 15 नंबर्स का जो आर्टिकल्स है उसमें यह कहा गया है कि कानून के नज़र में, यानी कि जो लॉ है, लॉ के सामने में हर कोई समान है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। नंबर 1। नंबर 2, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर, जन्मस्थान के आधार पर या स्त्री पुरुष आदि विभेदीकरण के आधार पर हम किसी को असमान नहीं कर सकते। तीसरी बात, सार्वजनिक स्थल जैसे होटल हो, पार्क हो, कुआं हो, सड़क हो, रेलवे स्टेशन हो या बस स्टैंड हो, कहीं भी इस आधार पे आप किसी के साथ जो है असमानता का व्यवहार नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से जो आर्टिकल 15 है इसमें यह कहा गया, यह हमारा जो मौलिक अधिकार है वह आर्टिकल, इस मौलिक अधिकार के तहत जो संविधान में वर्णित है उस भाग 3 में इस चीज की चर्चा की गई है। यह आर्टिकल 15 जो है वह, यानी कि अनुच्छेद 15 जो है वह संविधान के भाग 3 में है, जो मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ, उसमें इस चीजों का उल्लेख किया गया, उसमें समानता की बात कही गई है। नेक्स्ट, मध्याह्न भोजन सर्वप्रथम शुरू की किस राज्य में? तमिलनाडु, केरल, बिहार, उड़ीसा। मैं आपको बता दूं सर्वप्रथम यह तमिलनाडु में शुरू की गई थी। ठीक है ना। यह सर्वप्रथम 1995 में यह कार्यक्रम मध्याह्न भोजन, मिड डे मील योजना के नाम से लोग अधिक परिचित है। मिड डे मील योजना जो हर स्कूल में चलाया जा रहा है, और यह मिड डे मील योजना 1995 में शुरू किया गया। 2001 में जो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया, जिस आदेश में यह कहा कि हर राज्यों को यह लागू करना होगा। कोई भी राज्य इसको यह नहीं कर सकता है, लागू नहीं करेंगे। इस योजना के तहत 1 to 5 क्लास के बच्चों को कुछ जो है पोषक आहार प्रदान किए जाते हैं। 1 to 5 के तहत टोटल 1 to 8 क्लास को दिया जाएगा। 1 to 5 के तहत यह निर्धारित किया गया है 450 यानी 450 कैलोरी उसको मिलना है। 450 कैलोरी आप प्रदान करना है, यानी कि इसके अलावा वह जो है उसको 12 ग्राम प्रोटीन मिलना चाहिए। उस भोजन में 12 ग्राम प्रोटीन हो, कैलोरी जो है 450 ग्राम या 450 ग्राम कैलोरी हो, वह तो वह 1 to 5 के लिए। और इसके 5 to 8 के लिए प्रावधान किया गया है कि उसके पास जो है कैलोरी मिलना चाहिए कितना, 750 ग्राम यानी 750 किलो या कैलोरी मिलना चाहिए, और 20 ग्राम उसमें प्रोटीन होना चाहिए। तो इस तरह से मध्याह्न भोजन के माध्यम से जो हमारे समाज में ऐसे भी बच्चे हैं जिन्हें संतुलित भोजन, पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता, उसे कई तरह से कुपोषित हो जाते हैं, उनके लिए भी यह योजना लागू करके समानता का व्यवहार किया गया है। हमारी सरकार ने इस तरह का काम करके समानता लाने का कोशिश किया गया। यह भी जो समानता का एक उदाहरण है, इसे ध्यान में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उस अफ्रीकी अमेरिकी महिला का क्या नाम है जिसने अमेरिकी के इतिहास की दिशा बदल दी? उस अफ्रीकी अमेरिकी महिला का क्या नाम है जिसने अमेरिका के इतिहास की दिशा बदल दी? रोजा, क्रिस्टीना लुगार्ड, रोजा पार्क्स, एस हेलरी। आपका सही आंसर होगा रोजा पार्क्स। ठीक है। 1955 की घटना है जब कि यह रोजा पार्क्स एक बस से सफर कर रही थी, और उसमें जो है वह किसी एक वहाँ के मूल निवासी जो थे, अमेरिकन जो थे, ये चूंकि अफ्रीका के थे, अफ्रीकन अमेरिकन थे, वहाँ के जो मूल निवासी थे, उनको वो सीट देने से, बस में जब उनसे सीट मांगा वह देने से इनकार कर दी। और इस इनकार के बाद 1955 की बात है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा वह जो है नागरिक आंदोलन चला, और उस आंदोलन ने वहाँ की इतिहास बदल दी। 1965 में आकर के सरकार ने नागरिक आंदोलन को ध्यान में रखते हुए, सारी चीज़ों को देखते हुए, नस्ल, धर्म, राष्ट्रीय मूल के आधार पर जो भेदभाव किया जाता था वह कानून खत्म करे, यानी कि यह समानता के अधिकार की बात कही गई थी। वह महिला समानता के, यानी कि यह जो रोजा पार्क्स था समानता की बात कर रही थी, और उसके लिए वह लड़ रही थी। चलिए, मेरा अगला प्रश्न है, अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का बड़ा हिस्सा है, इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। कथन है, अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का बड़ा हिस्सा है, इसके बिना व्यक्ति नगण्य है।
कथन है स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। आपका सही आंसर होगा बी आर अम्बेडकर। अगर इस तरह का कहीं हो तो आप दे दीजिएगा आंसर में। आत्मसम्मान आंदोलन, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट भी वो चलाए थे। तो कहने का आत्मसम्मान आंदोलन की जब बात आती हो कथन में तो आप याद रखेंगे बी आर अम्बेडकर को। थोड़ी सी समझदारी के लिए बताया है। एक बार हो तो आप यहाँ से बुक से थोड़ा बहुत इस टॉपिक के ऊपर आप देख लें बुक से, तो आपको मदद मिलेगी। धन्यवाद मित्रों। मैं आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे यहाँ जो गलती हुई होगी उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं पुनः आपको कुछ और तथ्यों के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद।